चलो फिर आज तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने अलग अलग थर्मामीटर्स अगर आ जाएं तो किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं ये सब पढ़ लिया है। आई होप सो आपको वो याद होगा फॉर्मूला, है ना? क्या था वो? x माइनस एफ पी अपॉन बी पी माइनस एफ पी इंटू 20 शुड इक्वल टू सी अपॉन 5 शुड इक्वल टू एंड सो ऑन। आगे सब आपको याद है। चलिए फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि सर एक चीज़ होती है स्पेसिफिक हीट जो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है और मास पे भी डिपेंड करती हैं चीज़ें। तो फिर हमने उसका फॉर्मूला बनाया Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा जिसके अंदर अलग अलग टेम्परेचर से चीज़ें मिलाई जाती हैं और फिर नया नया टेम्परेचर हम किसी भी मटेरियल का छोड़ो, ज़्यादातर वाटर के आता है, वाटर का आप निकाल पाते थे। फिर आपने लेटेंट हीट का टॉपिक पढ़ा कि जब स्टेट चेंज होती है तब भी आपको एक तरीके से हीट की इन्वॉल्वमेंट होती है जबकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता। ये सब पढ़ लिया था। अब जो लास्ट टॉपिक तेरे को पढ़ना है, लास्ट टॉपिक तो नहीं, सेकंड लास्ट टॉपिक, दो लास्ट टॉपिक बचे हैं इसके अंदर, तो हम पहले सेकंड लास्ट और लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। वो क्या था? अभी क्या करना है तेरे को? अभी तेरे को कर चाहिए कन्वर्जन, मैकेनिकल एनर्जी और हीट का कन्वर्जन। सुनते रहो, मैकेनिकल एनर्जी और हीट का कन्वर्जन। अब ये क्या होता है क्या नहीं मैं समझाता हूँ, मगर इससे पहले मैं बताऊँ, इससे पहले आप समझें। अगर मैं आपको एस वाटर का H2O लिखूँ, मतलब वाटर लिक्विड, वाटर का एस सीजीएस सिस्टम में कितना था? 1। अगर मेरे को इसको सीजीएस सिस्टम से एसआई सिस्टम में बदलना है, यानी कि जूल पर कैलोरी पर केजी में करना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 4200। ये कैसे किया जाता है यूनिट कन्वर्जन वाले चैप्टर में आपने सीखा था। अगर आपको नहीं याद है तो फिर बताना, फिर हम अलग से देखेंगे। बट यू कैन कन्वर्ट कैसे? सर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता ही है। सर अगर मैं स्पेसिफिक हीट की यूनिट निकालना चाहूँ तो ये आई थी ना, जूल। अगर जूल में चाहिए, जूल मास रखेंगे केजी में और टेम्परेचर रखेंगे केल्विन में, इज इक्वल टू एस। आपका सर कन्वर्जन कैसे करें? अगर तेरे को इसे सीजीएस में बदलना है, देख जूल के अंदर, एक जूल के अंदर कितने कैलोरी? सर 1/4.2। केजी के अंदर कितने ग्राम? 1000। आप देखेंगे इससे रिलेशन आया 1/4200। सही तो है? मतलब जूल वाले सिस्टम से कैलोरी वाले सिस्टम में जाना हो तो 1/4200 से मल्टीप्लाई, और उल्टा कैलोरी वाले सिस्टम से जूल में जाना हो तो 4200 से मल्टीप्लाई। अब ये आप बहुत जल्दी जल्दी मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। कर सकते थे अगर हम 11th में होते, ड्रॉपर में है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। कन्वर्जन आपको याद ही रखना है, बाद में भी ये कन्वर्जन करना बचपन से आता है अपने को, नहीं आता तो यूनिट एंड डायमेंशन में सीखा था। बढ़े आगे बढ़ सकते हैं क्या? वेरी गुड। तो अपने को जो नेट याद रखना है वो ये कि अगर एस कैलोरी यानी कि सीजीएस सिस्टम में हो तो एस को एसआई सिस्टम में जाने के लिए 4200 का रिलेशन है। मतलब एस वाटर का एसआई सिस्टम में 4200 होता है। इसका मतलब ये बता, समझता है क्या? अच्छा, इस हिसाब से स्टीम और आइस का कितना हो जाएगा? 2100। 4200 का आधा, याद नहीं? 1/2 1/2। समझ में आना है? इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। चलो फिर अब समझो एग्जाम में क्या आएगा। एग्जाम में ऐसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक आइस है, आइस का टुकड़ा है। समझिएगा, जब ये नीचे आया, जब ये ऊपर से नीचे आया और ज़मीन से जस्ट टकराने वाला था, तो क्या ऊपर से नीचे आने में इसके अंदर हीट यूटिलाइज हुई होगी? अरे हीट तो लगती है ना भाई, सुन समझ। एयर ड्रैग की वजह से इस पे हीट लगी, और एग्जाम्पल में ये बोला जाएगा कि मान लेते हैं कि जो इस पे हीट लगी वो इतनी हीट थी कि उसके मास का 1% इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट नहीं, वेपराइज हो गया। अच्छा, इवेपोरेशन अलग बात, वेपराइजेशन अलग बात, दोनों में क्या फ़र्क है वो मैं अभी बताऊंगा। बस आप समझे, ऊपर से बर्फ़ का टुकड़ा छोड़ा, नीचे आया, एच हाइट नीचे आते हुए ये क्वेश्चन में दे रखा था कि 1% मास वेपराइज हो गया, तो बचा कितना? 99%। एंड व्हाट दे आर सेइंग कि अगर ऐसा हो रहा है यू हैव टू फाइंड द हीट, और ये माना जाएगा कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी, अरे यार जब ये एच हाइट पे था तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी ना। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? mgh। इसके अंदर जो mgh था, पोटेंशियल एनर्जी थी, जब वो यहाँ से यहाँ आई, क्या वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई? ऐसा माना गया है। मैं जानता हूँ कि ऐसा हुआ नहीं होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी तो बनी होगी, बट जब उसने कह दिया क्वेश्चन में तो कह दिया। बताओ समझते हो? मतलब अगर ये m मास था तो यहाँ पे ये 99% ऑफ m बचा है। कितना उड़ गया? ओके, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? h। कि बताओ कितनी हाइट से फेंका गया होगा अगर ऐसा हुआ? कर पाओगे? ट्राई करो। आई होप सो सबने कर लिया होगा, यहाँ पे भी दोनों बच्चों ने कर लिया है। देखो बेटा, सीधी सीधी बात है कि अगर आपने h हाइट से कोई बॉडी छोड़ी तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि ऊपर से जब बॉडी नीचे आई तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो जरा देखें कि ऊपर की तरफ एनर्जी थी कितनी? वो थी mgh। तो m है ही, g कितना है? g तो अपने को पता ही 10 होता है, और h मतलब
जी की वैल्यू 10 को ही लेनी है, 10 लेनी है लगभग, वैसे 9 पॉइंट होती है, और एच तो वो पूछ ही रहा है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। क्या यही एनर्जी यूज हुई है, क्या यही एनर्जी यूज हुई है किसमें, सारे के सारे कन्वर्जन में, यानी कि वो वाली हीट में जिस हीट से आइस पिघला होगा, मेल्ट हुआ होगा। अच्छा वो कितना होता है सर, वो होता है ml। सर लगा देते हैं इक्वल, कैसे सर, वो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन mgh शुड इक्वल टू m और l की वैल्यू कितनी 80। बस एक छोटी सी गड़बड़ ये है कि सर यहां पे तो पूरा मास आया है, mgh तो सही है, लेकिन ये ml में m कितना, क्या टोटल मास कि वो वाला मास जो सिर्फ जो पिघला, क्योंकि हीट जितनी भी बनी वो तो पूरे मास से बनी, लेकिन उस हीट ने जो मेल्ट किया वो तो 1% को ही मेल्ट किया है। आपको कैसे पता सर यहां मास पूरा है, यहां 99% है, अरे तो मेल्ट कितना हो गया 1%। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मास पूरा नहीं लेना, इस मास का 1% यानी कि 1/100 लेना। एक और बात सर, एक और बात क्या, अरे ये जो L आपने याद कर रखा है 80, ये तो SI सिस्टम, सॉरी ये तो CJ सिस्टम में कर रखा है, तो यहां से जो mgh आएगा आंसर वो SI में आएगा, वो तो जूल में आएगा mgh से। तो पहले कन्वर्ट भी करो, कन्वर्ट कैसे करते हैं 4200 से मल्टीप्लाई करके, अभी तो सिखाया था। जैसे S कन्वर्ट होता है वैसे ही सेम L भी कन्वर्ट होता है। चलिए अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, ये 2 0 से ये 2 0 गया, और जी ये 0 से ये 0 गया, और ये मास इसको मास को खा गया। h शुड इक्वल टू 8 टू 16 1 कैरी 8 4 32 336 मीटर इज द आंसर। देखो ज़्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं, किसी कोई बड़ी बात नहीं है कि एग्जाम में आ जाए तो कैसे होगा। एक लाइन का तो क्वेश्चन है, कौन सी बड़ी बात है बच्चे, बता, एक लाइन का तो क्वेश्चन है, कौन सी बड़ी बात है। सो आप समझने की कोशिश करना, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत जल्दी से हो जाने चाहिए अगली बार। गॉट इट, बस यही था, एक छोटी मोटी बातें ध्यान रखनी होती हैं कि जो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, जो आपने मैकेनिक्स में पूरे के पूरे फॉर्मूले पढ़े हैं, वो एसआई में पढ़े हैं, हीट से अगर कनेक्ट करोगे तो कन्वर्जन का याद रखना बस। चलें आगे, एक और ट्राई करते हैं, ठीक है। सो क्लास एक और क्वेश्चन करना है बेटा, आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, लिखा हुआ आ रहा होगा, आप इसे पढ़ें, रीड करें और फिर ट्राई टू सॉल्व इट, पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं बेटा, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कॉपर की बुलेट है और उस कॉपर की बुलेट की वेलोसिटी दे रखी है 210 मीटर पर सेकंड। मतलब एक बुलेट थी ऐसे करके आ रही है, वो एक ब्लॉक में आके अटक जाती है, और जब वो ब्लॉक में आके अटकती है तो वो रुक जाती है, ब्लॉक और बुलेट दोनों रुक जाता है। मतलब इट्स लाइक ऐसे कि आपके पास एक ये था, ये एक ब्लॉक था, यहाँ पे एक बुलेट थी और ये बुलेट आ रही थी कितने से, 210 मीटर पर सेकंड से। अब ये आई और इसके अंदर टकरा के इसी के अंदर रुक गई, और ब्लॉक भी फिक्स है, ब्लॉक भी कहीं नहीं जा रहा। ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन नहीं है कि आप कॉलिजन वगैरह लगाओ। अच्छा फिर क्या हुआ सर, ये देखा गया कि इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी थी इस वेलोसिटी से निकालना पड़ेगा, हाफ mv स्क्वायर से। उसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी थी उसमें से हाफ ही हीट में बदली है, और वो हाफ एनर्जी जो हीट में बदली है उसकी वजह से क्या बुलेट गर्म हो जाएगी? ऐसा तो होता ही है, जब बुलेट बहुत ज़्यादा स्पीड से आई आप उसे रोकोगे तो वो गर्म भी तो होगी ही। यू हैव टू फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। गॉट इट। एस दे रखा है कॉपर का, इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी, ये भी दे रखी है कि बाद में आके रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी भी एक तरह से आपके पास ही है, 0। समझ पाया? चलो करो, सेम तरीका है जो आपने अभी करा था, ट्राई करो। मास नहीं दे रखा बुलेट का, करो बेटा, पॉज करके करो। ओके क्लास, आई होप सो आप सबने कर लिया होगा ऑनलाइन में भी। चलिए ट्राई करते हैं, यहाँ पे सारे बच्चों ने कर लिया है। आंसर कितना आया सब लोग कमेंट से बताओ बेटा, ऑनलाइन वाले कमेंट से बताओ। सॉल्व करना था, वेट नहीं करना था। चलिए साथ में सॉल्व करते हैं और मैच करिएगा आंसर सही आया कि नहीं आया। देखिए सर, वो ये कह रहा है कि एक बुलेट थी जो कि 210 मीटर पर सेकंड से पहले चल रही थी, तो पहले अगर उसके अंदर अगर वो पहले चल रही थी तो उसके अंदर पहले काइनेटिक एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब क्या, 210 इंटू 210 लिख सकता हूँ क्या मैं? अब ये तो काइनेटिक एनर्जी थी, इस बार सारी एनर्जी हीट में नहीं गई है, इसकी आधी गई है। इसकी आधी कैसे निकालेंगे सर? इंटू 1/2। ये क्या बन गया है? ये बन गई है हीट। अच्छा अगर ये हीट बन गई है तो क्या दिस हीट शुड इक्वल टू एमएस डेल्टा टी, क्योंकि एमएस डेल्टा टी से ही तो पता चलेगा कि राइज इन टेम्परेचर कितना है। वैसे भी कॉपर की बुलेट है तो ऐसा तो है नहीं वेपोरेट वगैरह हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो क्या एमएस डेल्टा टी एम कितना, सारा का सारा। इस बार मास चेंज थोड़ी हुआ, इस बार बुलेट का मास थोड़ी चेंज हो जाएगा। अच्छा एस, एस कितना होता है? 1 ना, एस तो उसने दे रखा है, एस उसने दे रखा है 0.5, वाटर थोड़ी है।
अब ये दे रखा है सीजीएस सिस्टम में, और अपने को पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर से जो आंसर आएगा वो आएगा एसआई में, सो यू हैव टू कन्वर्ट। क्या मैं 0.5 को ऐसे लिख सकता हूँ 1/2? क्यों सर, यहाँ से उड़ेगा ना लास्ट में। अच्छा, इंटू 4200। अच्छा, एम एस डेल्टा टी तो निकाल नहीं है मेरे को, ऐसे क्यों लग रहा है कि ये मास को खा जाएगा, और ये हाफ को खा जाएगा, और ये 0 2 0 इसके 2 0 को खा जाएंगे, और एक 21 और ये 22। तो यहाँ बचा, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 21/2 शुड इक्वल टू, वहाँ बचा 2 डेल टी। सही है क्या, सही है क्या? तो डेल टी कितना सर, डेल टी इज कौन सा वाला, तो बच्चे ये तो रहा 2 2 4, तो इट्स लाइक 21/4 5 पॉइंट। तो सिर्फ 5 डिग्री टेम्परेचर ही बढ़ा पाएगी, सिर्फ 5 डिग्री टेम्परेचर ही बढ़ा पाएगी। बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आ गया था बेटा आंसर्स? जिसका आंसर आ गया था एक बार लाइक करो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाँ, क्या डेल्टा टी आया है कि चेंज इन टेम्परेचर आया है कि सिर्फ टेम्परेचर आया? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर आया ना। तो भाई अगर केल्विन में था तब भी 5.25 का चेंज, और अगर सेल्सियस में था तब भी 5.25 का चेंज। लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा था कि टेम्परेचर का डिफरेंस मैटर करता है, मतलब टेम्परेचर होता तब मैटर करता, चेंज इन टेम्परेचर होता तो मैटर नहीं करता कि सेल्सियस है या केल्विन है। अच्छा, और छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो एग्जाम वाले पूछ रहे हैं, उन्हें पता है वो एक बार में एक ही देंगे, तो या तो चारों ऑप्शन केल्विन में होंगे या चारों ऑप्शन सेल्सियस में होंगे। नहीं होगा तो फिर मैच नहीं होगा, आंसर मैच नहीं होगा, अलग अलग हो रहा होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चले फिर आगे, चले फिर नेक्स्ट टॉपिक इज पावर। पावर किस तरीके से यूटिलाइज की जाती है हीट के अंदर, हम वो समझेंगे। पर पहले इमेजिन करते हैं कि असली में पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या था। याद करिए, पावर का मतलब होता है कितनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं हम डिवाइड बाय टाइम, मतलब रेट ऑफ एनर्जी। हाँ, रेट ऑफ वर्क डन को भी हम आप ये कह सकते हो कि पावर कहलाता है। अच्छा, फील इट, क्या मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं सर पावर का मतलब पता है क्या होता है? वो एनर्जी जो 1 सेकंड में यूज हो रही है। भाई सोचो बेटा, ऐसे सोचो तभी आपको फील आएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कह रहा हूं कि किसी चीज की पावर है 100 वाट, अगर मैंने कहा एक बल्ब है, अगर मैंने कहा ये एक बल्ब है और ये 100 वाट का है, तो फील इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये 100 है और टाइम 1 है, तो क्या एनर्जी भी 100 ही रही होगी, 100 जूल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पावर एक तरीके से आपको यही बताता है कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंजप्शन चल रही है। सही है? इमेजिन करो जैसे हम अपने घर के अंदर गीजर लगाते हैं ताकि पानी गर्म कर सके, तो अगर कोई गीजर हमारे घर में लगा हुआ है और वो 1 किलोवाट का है, मतलब 1000 वाट का है, तो उसका मतलब क्या है कि वो 1000 जूल एनर्जी खा जाएगा 1 सेकंड में। बता समझता है कि नहीं समझता? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? ये बात मन में रखें। और पावर के क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं क्योंकि यूज हम पावर कर रहे होते हैं, पर होती वो एनर्जी और वर्क डन ही है। तो चलिए अभी देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक और बात, पावर नापते किस में है? पावर की ऐसा यूनिट वॉट, ये हम पहले से जानते हैं। अगर आप पावर वॉट में नापे तो याद रखना एनर्जी जूल में लेनी पड़ेगी और टाइम सेकंड में लेना पड़ेगा, ये याद रखना है आपको। तो कन्वर्जन खेलना है इस टॉपिक में। चले आगे, ठीक है। फिर सुनिए, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एक ही क्वेश्चन करेंगे और आपके पास जितने भी क्वेश्चंस इसके हैं वो सारे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर आप कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। मान लेते हैं कि आपके घर के अंदर एक गीजर लगा है जिसकी पावर है 2100 वाट। घर में एक गीजर है जिसके अंदर जिसकी पावर सप्लाई दे रखी है 2100 वाट। अच्छा, इससे पानी आता है और जो पानी आ रहा है वो पानी आ रहा है मतलब वाटर का रेट दे रखा है 40 ग्राम पर सेकेंड। आपको बताना है कि इसकी वजह से पानी का टेम्परेचर ये कितना बढ़ा दे रहा होगा। एक बार क्वेश्चन देख लो, आपकी डिस्प्ले पे लिखा आ रहा होगा बेटा, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी से, फिर जो मैं बोल रहा हूं उसे समझिए। देखिए आपके घर में हमेशा जब आप कभी नहाए होंगे तो आपने गीजर यूज किया होगा। तो हम क्या करते हैं, गीजर जो है ना वो 2 तरीके का आते हैं। एक तो गीजर ये आता है जो इंडिया में बहुत ज्यादा यूज होता है, वो वाला गीजर है जब आप बटन दबा दो फिर बहुत सारा पानी एक साथ गर्म हो जाएगा, फिर आप बाद में उसे यूज कर लेना। एक और तरीका गीजर आता है, आप ऑन कर दो और डायरेक्ट टैप खोल दो, गीजर ऑन करके फौरन टैप खोल दो, पानी धीरे धीरे आएगा लेकिन गर्म ही आएगा।
वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, इसलिए इंडिया के अंदर हम बहुत ज़्यादा वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि भाई हमारे इंडिया में क्या है, हम ना एक ही बार पानी गर्म करके 5-6 लोग नहा लेते हैं। रॉड यूज़ करते हैं, बहुत बढ़िया। ये इतने अमीर है कि रॉड यूज़ करते हैं, हम तो ठंडे पानी में नहा रहे भाई। गरीब आदमी का क्या है, अरे क्या कुछ नहीं लग रही ठंड, कुछ नहीं हो रहा, नहा लो नहा लो नहा लो। आई आँख बंद करो कब पानी गर्म है और ठंडे से नहा लो सोच के, बहुत बढ़िया। पर अब इंटरनेट पे बता दिया हमने कि हम कितने गरीब हैं। अभी सुनो, लेकिन हम क्वेश्चन अमीरों वाला है, उनके घर में बहुत अमीर वाला गीज़र है, बढ़िया एकदम 4-5 हज़ार रुपये वाला गीज़र लगाया होगा इन्होंने। पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, देखो बेटा 2100 वाट मतलब 2000 वाट से अच्छा खासा पावर होती है। इतना सारा पावर कंज्यूम करके वाटर का रेट देख कितने से आ रहा है, सिर्फ 40 ग्राम पर सेकंड आ रहा है। इसकी एक लिमिटेशन होती है, जब आप बटन दबाओ पानी को खोलो तो जो पानी आएगा वो गर्म आएगा डायरेक्ट, मतलब बहुत जल्दी जल्दी गर्म हो रहा होगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे आता है। तो देखो 40 ग्राम पानी कितना ही होता है। आप सोचो कि अगर मेरे को एक गिलास पानी भी भरना है पीने के लिए भी, तो मतलब कितना अच्छा खासा टाइम ले लेगा ये। चलिए खैर, आपको तो जो न्यूमेरिकल है वो आपके सामने है, करिए, ट्राई करिए, पॉज करिए बेटा स्क्रीन, एक बार ट्राई करिए। ओके, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन हो चुका होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे, यहाँ का सबका बच्चों का क्वेश्चन हो चुका है, हम ये नहीं बताएंगे कि इनका आंसर नहीं आया, बेइज्जती हो जाएगी। देखिए अभी पावर अगर 2100 वॉट दे रखी है, देख बेटा देख 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 देख, पावर अगर 2100 वॉट दे रखी है, क्या इसका मतलब ये है कि एक सेकंड के अंदर कितनी एनर्जी आ रही है? बोल बोल बोल, कितनी कितनी एनर्जी आ रही है एक सेकंड के अंदर? 2100 जूल। फील इट सर, पावर एक सेकंड के अंदर आ रही है, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। 2100 जूल पर सेकंड, क्या मैं वॉट को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2100 जूल पर सेकंड। नाउ दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन एम एस डेल्टा टी पर टाइम। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, अगर आपको मुश्किल हो रहा है तो मैं एक बार दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ। सर 2100 वॉट का मतलब क्या है कि सर देखो 2100 वॉट जूल पर सेकंड, पर सेकंड मतलब क्या, मैं टाइम, अगर आपको वैल्यू नहीं लिखी, टाइम का नहीं अंदाजा लग रहा, तो मैं टी भी लिख सकता हूँ। देखते जाना, हर तरीके से सोचना आना चाहिए। अच्छा, इज इक्वल टू, क्या एनर्जी के लिए तो मैं ऊपर वाले के लिए तो मैं एम एस डेल्टा टी लगा ही सकता हूँ ना, अपॉन में क्या टाइम, टाइम बोल बोल बोल, क्योंकि अच्छा एम क्या है, मास, एस क्या है, स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। देख बेटा ध्यान से, क्या मैं पर सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो पर सेकंड मतलब टाइम की वैल्यू कितनी, एक सेकंड, तो क्या है 2100 जूल शुड इक्वल टू एम, एम कितना दे रखा है उसने, एम कितना 40 ग्राम, एस कितना 1 इंटू 4200, क्योंकि एसआई में चल रहा है यहाँ, जूल नहीं है क्या, तो देख एस कितना 1 इंटू 4200 मतलब 4200 इंटू डेल्टा टी। रुक जा बेटा, आगे मत कर, अब अपने यहाँ मत करो बेटा, अब बस देखो पहले। अच्छा, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये एसआई में है क्योंकि ये जूल है, ये एसआई में क्योंकि ये जूल है, ये भी एसआई में है, ये डेल्टा टी तो निकालना ही है, क्या ये एसआई में है क्या, ये एसआई में नहीं, तो इसे भी तो एसआई में करना पड़ेगा। मतलब व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू केप द मास इन केजी। आपको सर ये तो 40 ग्राम नहीं था, ये तो 40 ग्राम पर सेकंड था। अरे 40 ग्राम पर सेकंड का मतलब तो ये ना, एक सेकंड में 40 ग्राम, तो मैं तो खुद एक सेकंड की तो बातें कर रहा था, नहीं है, आ गया समझ में? तो क्या मैं इसे ऐसे कर दूं कि सर ऐसा है, इसे एसआई में बनाने के लिए ना आप 1000 से डिवाइड और करो, समझ पाए, समझ पाए? चलो तो 2 0 से 2 0 उड़ा देते हैं, यहाँ 1 0 से ये 1 0 उड़ा देते हैं, नीचे से भी काट सकते हैं यार, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, क्या ये 21 से जाएगा 2 बार, सही है। अच्छा, क्या ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 550 अपॉन 4, सही है क्या? देखो बेटा कैलकुलेशन देखो, डेल्टा टी शुड बी 50 अपॉन 4, दैट मीन्स 12.5, ये सही है। 12.5 डिग्री का टेम्परेचर राइज हो रहा है एक सेकंड में, इतना तो हो सकता है, सोच के देखो, इतना तो हो ही सकता है 12.5 डिग्री, बस इतना काफ़ी होता है नहाने के लिए। अगर मान लो 20 डिग्री का टेम्परेचर भी था, 32 हो जाएगा, तो इतना काफ़ी होता है नहाने वाने के लिए या छोटे मोटे काम के लिए। ओके चलिए, कॉपीड बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। सो अब लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, दैट इज ग्राफ। ग्राफ बताने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। ग्राफ के अंदर 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बार बार आप सुनोगे। अगर आपने काइनेमेटिक्स ढंग से नहीं पढ़ा है तो मैं रिवाइज करा देता हूँ, क्या पता आपने पढ़ा हो तो आपको पहले से आता होगा। देखो सर, क्या मान लीजिए आपके पास इस तरीके से कोई ग्राफ है,
इस पे 2-3 पॉइंट्स मार्क करो, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। अब कोई आपसे पूछे कि ए बी सी तीनों पॉइंट्स का स्लोप सेम है क्या अलग अलग, यही इंपॉर्टेंट वर्ड है स्लोप। ग्राफ में स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं जब आपके एग्जाम्स होते हैं। तो चलिए बताइए, तीनों पॉइंट्स का स्लोप एक है क्या अलग अलग, एक ही है। फील करते हुए स्लोप का मतलब क्या है, बहुत बढ़िया सर। स्लोप जो होता है ना, एक बार फटाफट लिख लेते हैं सर, स्लोप जो होता है ना वो इक्वल टू होता है, या फिर उसका हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं टेन थीटा से। अब ध्यान से देखो सर, टेन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी होता है। तो मतलब अगर आपको इस ए पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो देखो क्या करते हैं, मन में ऐसे करके एक लाइन डाली, यहां से एंगल माना थीटा, और इसको आप बोलो इसका टेन थीटा निकालो, तो जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। गॉट इट। मुझे अगर आपको स्लोप के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, स्पेशली ऑनलाइन वाले बच्चे, तो हो सकता है आपको अजीब लग रहा हो, आपको बहुत मुश्किल लग रहा हो। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपने सुना है उसको पॉज करके उसको याद रखें। अब पॉज करें, मतलब पॉज इन द सेंस स्क्रीन पॉज मत करें, डिस्प्ले पॉज मत करें, बस अपने मन को पॉज करें कि ठीक है इतना हो गया, जो भी सुन लिया। अब बाकी मैं अभी बताऊंगा तो फील आएगी आपको। चलो सुनो क्या करो, बस इतना बता देना हाँ कि क्या तीनों का एंगल सेम है क्या अलग अलग, सेम है कि यहाँ थीटा वन है, और अगर मैं यहाँ थीटा टू कहूँ तो थीटा टू और थीटा वन तो दोनों को सेम है ना। क्या नाम होता है इन एंगल्स का, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, थीटा सेम है। और सोच के देख, अगर थीटा सेम है तो टेन थीटा भी तो सेम है, और टेन थीटा ही स्लोप होता है तो स्लोप भी तो सेम है, तो इसमें स्लोप सेम है। गॉट इट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, देखिए किस किस का जो अभी टॉपिक का पार्ट है उसी वाले के क्वेश्चंस पे डायरेक्ट आ रहा हूं मैं, इसलिए ज़रा सुनिएगा। मान लीजिए Q का फॉर्मूला अभी आपके सामने है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, यही होता है ना फॉर्मूला, बताओ यही होता है ना फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। सब लोग ध्यान लगाना बेटा, मुश्किल है। सोचो यूजुअली आपके घर में आपने गैस ऑन करी, तो क्या गैस ऑन करते ही फौरन पानी उबल जाता है कि धीरे धीरे उबलता है, धीरे धीरे उबलता है। इसका मतलब यह है सर कि आपने जितनी हीट देनी थी पानी उबालने के लिए वो एक सेकंड में नहीं आती, वो धीरे धीरे आती है। बताओ हाँ या ना। सोच के देख, जब आपने एक बार गैस पे रख दिया वाटर, तो जबकि गैस चल रही है वो ऐसे होता है क्या कि कभी गैस बहुत ज़्यादा, फिर कभी कम, फिर बहुत ज़्यादा, फिर बहुत कम, ऐसे तो नहीं होता ना। रेगुलर सप्लाई ऑफ हीट आ रही होती ना यूजुअली। आप खुद ही कर दो बार बार वो एक अलग बात हो गई, लेकिन यूजुअली समझते हो, सुनना बोल के आ रहा हूँ। अगर गैस को तुम कम ज़्यादा नहीं कर रहे, दैट मीन्स कि आप चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रख रहे हो। मतलब सर डी क्यू बाई डी टी का मतलब क्या है, मतलब कितनी हीट दे रहे हो कितने टाइम में। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, कितनी हीट दे रहे हैं एक सेकंड में, अरे तो सेम है ना। आप गैस को बर्नर को जाके ऐसे कम ज़्यादा करने लगो तब बात अलग है। और ऐसा कब करते हैं यार, हम फुल गैस को ऑन करके छोड़ देते हैं अगर पानी गर्म करना है, यूजुअली सोचें। चल भाई बहुत बढ़िया, अच्छा तो अब क्या करें, अब ये करें कि आपको ना इसका डी क्यू पॉइंट डी टी निकालना है। आप कुछ नहीं करेंगे, मैं करूंगा बस, आप बस देखते जाएं। सर मैंने क्या करा, ऊपर का अगर डी क्यू बाई डी टी निकालना था तो क्या डिफरेंशियल कर दूं इस इक्वेशन का, इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशियल किया, तो यहाँ क्या आया, डी क्यू ओवर डी टी शुड इक्वल टू एम। अरे यार जब पानी उबल रहा है मास तो कांस्टेंट है ना। आप ये मत सोचना सर भाप बन के उड़ भी जाएगा, अबे वो तो जब स्टीम लेवल पे पहुंचोगे तुम 100 पे पहुंचोगे, उससे पहले की बात करो, सही है। अच्छा तो एम कांस्टेंट है बाहर, एस वैसे तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी रखता है, लेकिन हम इस चैप्टर में इसे कांस्टेंट बोल के चलते हैं, तो एस भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। अच्छा क्या अंदर क्या बचेगा, डी टी बाई डी टी, सही है ना। ऐसे भावनाओं में मन में तो नहीं आ रहा टी से टी काट दो, डी से डी काट दो, ऐसे वाहियात पन्ना तो नहीं आ रहा ना मन में, ऐसे नहीं करना भाई। ऊपर वाला टी क्या है, टेम्परेचर, और नीचे वाला टी क्या है, टाइम। तो ऐसे भावना में मत बह जाना। अभी सुनो, क्या ये कांस्टेंट है मेरे सिनेरियो में जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे सिनेरियो में हाँ वो कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ध्यान से देख, ठीक है सर ये कांस्टेंट है, इस एम एस को नीचे ले आ, कैन आई राइट के एज अ कांस्टेंट, एम एस नीचे इज इक्वल टू डी टी ओवर डी टी, सही है ना। क्या मैं इस के यानी कि कांस्टेंट और इक्वल टू को हटाकर अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का निशान लगाऊं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। अरे ऐसे करते थे ना कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लिख देते थे और इक्वल टू का साइन लगा देते, तो मैंने उल्टा किया यार, क्या हो गया तू बता, समझता है क्या, पक्का ध्यान से समझ, बहुत बढ़िया अगर तू समझ पा रहा है तो। अच्छा भाई अब क्या करना है सर, ध्यान से इस चीज़ को देखना, इसको ऊपर क्या है,
नीचे क्या है? टाइम। ऊपर है टेम्परेचर, नीचे है टाइम। एक ग्राफ बनाना है, इस साइड टेम्परेचर और इस साइड टाइम रख के। ठीक है सर, बना देते हैं, ध्यान से समझिएगा। बना देते हैं सर। किसका बनाना है ये तो बता दो, किसका मतलब किस मटेरियल का बनाना है। तो चलो एक इमेजिनेशन करते हैं। सबसे ज्यादा कॉमनली नोन मैटर या कॉमनली नोन चीज जो हम इस चैप्टर में है वो है वाटर। सोच के देख, वाटर का टेम्परेचर कम से कम कितना हो सकता है? जीरो क्या? जीरो क्या? 0 डिग्री सेल्सियस। पागल हो क्या? -5 नहीं होता क्या? अरे -5 डिग्री सेल्सियस होता तो है, -10 डिग्री सेल्सियस होता तो है। तो कम से कम कितना हो सकता है ये? कमेंट्स में बताओ बेटा, कम से कम टेम्परेचर कितना हो सकता है? माइनस में तो यहाँ बच्चे बता रहे हैं, माइनस में तो कितना भी जा सकता है। कितना गलत आंसर है, वाह। -100 मतलब -200 नहीं होता? होता है, मैं बताता हूँ। -273 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दैट इज इक्वलेंट टू 0 केल्विन। फील इट। केल्विन को ऐसा ही बनाया, सेल्सियस को ऐसा ही नहीं बनाया। पता है आपको, इसका मेन रीजन ही ये था कि केल्विन एक ऐसा स्केल था जो डिजाइन किया गया था कि वो नेगेटिव में ना जाए। सेल्सियस नेगेटिव में जाता है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं -5 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस। आपने ये नहीं देखा है -10 केल्विन, ये नहीं देखा है आपने। इमेजिन करो, देखा है तो बताओ। नहीं देखा है ना? अब समझिए, 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है, और इसीलिए ही 0 केल्विन को कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो बेसिकली मतलब कि बस इससे नीचे तो आप जा ही नहीं सकते, ये है असली जीरो। सेल्सियस वाला जीरो असली जीरो नहीं है, फ़ारेनहाइट वाला जीरो असली जीरो नहीं है। गॉट इट एवरीबॉडी? गॉट इट? चलो एक और बात सर, ये एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है? बच्चे मैं बताता हूँ एब्सोल्यूट जीरो आता कब है। देखो, हर किसी में, हर बॉडी में ना छोटे छोटे वाइब्रेशंस हो रहे होते हैं। इस पर्दे में, इस टीवी में, ह्यूमन बॉडीज में हल्के हल्के वाइब्रेशन है। उसी वाइब्रेशन से आती है इंटरनल एनर्जी, मतलब हमारे अंदर जो एनर्जी है। उसी इंटरनल एनर्जी का छोटा सा पार्ट होता है हीट। पूरी इंटरनल एनर्जी हीट में नहीं है, पूरी इंटरनल एनर्जी हीट में नहीं कन्वर्ट होती। उसी इंटरनल एनर्जी का छोटा सा पार्ट होता है हीट। वो हल्के हल्के वाइब्रेशन, जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है, अरे तो ब्लड फ्लो कर रहा है तो फ्लो करेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं क्या ब्लड में? समझ पा रहे हैं क्या बच्चे? आइस ब्लिंक करते रहते हैं हम, इवन हमारी जो नर्व्स हैं उसके अंदर सिग्नल ट्रैवल कर रहे हैं। भाई थोड़ी ना थोड़ी एनर्जी हर के बॉडी में है। मैं तो ह्यूमन बॉडी में तो बहुत ज़्यादा है, बाकी बॉडीज़ में भी है। अब सुन, तो एब्सोल्यूट जीरो कब आएगा? एब्सोल्यूट जीरो ऐसे आएगा कि हवा के अंदर जो एयर पार्टिकल्स हैं जो वो मूव कर रहे हैं वो तक रुक जाएं। वाइब्रेट करना तो छोड़, चलना तो छोड़ो, वाइब्रेट करना वो भी रुक जाएं, एयर के पार्टिकल्स तक रुक जाएं। तो उस स्पेस के अंदर 0 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा, जो कि अभी तक इंसानों ने अचीव नहीं किया। ह्यूमंस अभी तक 0 केल्विन तक लैब के अंदर भी नहीं अचीव कर पाए हैं। 4-3 केल्विन तक, 5-4 केल्विन तक समझ लो, ही अचीव हो पाया है आज तक, जब तक ये वीडियो बन रही है। आज तक इतना ही हो पाया है, उससे नीचे हम जा ही नहीं पाए। सुपर कंडक्टर्स वगैरह के बारे में अगर आपने सुना हो, सुपर कंडक्टर्स के बारे में सुना कभी? हाँ, वही सुपर कंडक्टर्स होते हैं, वो बहुत मतलब वो ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ऑल दो जीरो रेजिस्टेंस अभी तक कोई नॉर्मली तो प्रोवाइड कर नहीं सकता, ये कंडक्टर, कॉपर वायर सब रेजिस्टेंस जीरो नहीं दे सकते, लेकिन सुपर कंडक्टर्स ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस दे पाते हैं, लेकिन वो वर्क ही करते हैं उतने कम टेम्परेचर पे। बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएंगी, वो मेटल सा होता है लेकिन उसके अंदर से धुआं निकल रहा होता है बहुत। आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, जान दो, लेकिन होता है ऐसा। सुपर कंडक्टर्स बनते ही हैं ऐसे बहुत कम टेम्परेचर पे, क्योंकि आपको ना हर वाइब्रेशन को रोकना है ऑलमोस्ट। चलो खैर जाने दो, ये तो फालतू की बातें हो गई, मेन टॉपिक को समझते हैं। सबसे कम टेम्परेचर कितना हो सकता है? 0 केल्विन। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना हो सकता है? मैं वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हो ही किसका सकता है? 0 केल्विन पे भी मैंने कहा ना, वाटर की नहीं, सब के लिए भी 0 केल्विन मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना? वेरी गुड, सही कह रहा है। नहीं, 273 कहाँ? 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या 373 केल्विन नहीं हो जाएगा? 273 बता रहे। ऐसे तो सन का तो बहुत होता है। सही कह रहा है बच्चे, वो इनफाइनाइट। कोई पूछे आपसे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है? इनफाइनाइट। मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है? दैट इज 0 केल्विन। गॉट इट? गॉट इट? चलिए हम एक काम करेंगे, हम एक ग्राफ बनाएंगे, और ऐसी चीज का ग्राफ बनाएंगे कि मान लीजिए आपके पास वाटर है और आप उसे 0 केल्विन पे ले गए हो। अगेन इमेजिनरी कंडीशन, पर ग्राफ ही तो बनाना है, बना लेते हैं। आपके पास वाटर है और आप उसे 0 केल्विन पे ले गए हो,
और अभी आपने हीट देनी शुरू नहीं करी है, तो हीट देनी शुरू नहीं करी है तो स्टॉप वॉच में टाइम भी जीरो हो रहा है। गॉट इट? तो टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन, और टाइम भी कितना है, अभी 0 सेकेंड। अभी तो काम शुरू ही नहीं किया मैंने, उसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ। चलो भाई बनाने की कोशिश करेंगे ग्राफ। यहाँ 0 सेकेंड और यहाँ 0 केल्विन। अब मैंने कहा चलो हीट देना शुरू करो, गैस पर रख दो। अभी गैस पर रखने की जरूरत नहीं, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। आप इसे हीट देना शुरू करो और हीट का रेट कांस्टेंट रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हीट का रेट कांस्टेंट रखना, वैसे तो ज्यादातर ऐसा ही होता है, हीट का रेट कांस्टेंट ही रखते हैं हम। चले, जब हम हीट का रेट कांस्टेंट रखेंगे तो 0 केल्विन पे जो वाटर है, अगर मैं सेल्सियस में सोचूं तो -273 डिग्री पे जो वाटर है, क्या धीरे धीरे हीट आएगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और जब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, -273 से -200 हो रहा होगा, -150 हो रहा होगा, तब क्या टाइम कांस्टेंट होगा कि टाइम भी बढ़ रहा होगा? पागल है क्या? अभी टाइम कांस्टेंट हो सकता है क्या कभी? टाइम तो टाइम कांस्टेंट हो सकता है क्या कभी? टाइम तो हमेशा ही बढ़ता है। तुमने टाइम मशीन बना ली है क्या? चलिए, तो जब आप किसी को हीट कर रहे होंगे तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा, हीट आई जा रही है तो टाइम बढ़े जा रहा है, वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़े जा रहा है। सो सिंपल है ना। चलो सर, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, टाइम बढ़ा टेम्परेचर बढ़ा, टाइम बढ़ा टेम्परेचर बढ़ा, टाइम बढ़ा टेम्परेचर बढ़ा, तो इट्स लाइक, बताओ आया कि नहीं आया? आया? समझने की कोशिश करना। 0 था, 100 केल्विन हुआ, 200 केल्विन हुआ, यहाँ पे आए तो आपका जो टेम्परेचर है ना वो हुआ 273 केल्विन। अब बताओ, क्या अभी भी मैं हीट दिए जा रहा हूँ? और हीट दिए जा रहा हूँ तो टाइम तो अभी भी नहीं रुका है, टाइम तो हमेशा ही बढ़ता रहता है। तो क्या अभी भी टेम्परेचर बढ़ता रहेगा? नहीं, नहीं, अब नहीं बढ़ेगा सर टेम्परेचर। क्यों सर? अब ये लेटेंट हीट वाली कंडीशन नहीं आ गई क्या? अब तो टाइम बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्या बोलते हो, है ना? कब तक? जब, वेरी गुड, जब तक सारा का सारा मास जितना भी था आइस का वो वाटर में ना बदल जाए। अभी तो हम 0 केल्विन पे थे, आइस पे थे, जब तक सारा का सारा आइस लिक्विड में ना बदल जाए। चलिए मानते हैं कि कहीं ना कहीं तो अब लिक्विड में बदलेगा ही, यहां पे आके लिक्विड में बदल गया। अभी आप कहां पहुंच चुके हो कि सर 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पे। अब अभी भी हीट दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ, तो टाइम भी बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो, तो क्या टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगेगा? सही तो बात है यार। अब पानी गर्म नहीं हो रहा होगा, अब क्या 273 केल्विन से लेके क्या अब ये फिर से 373 केल्विन पे ना जाएगा? जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? बता, और बढ़ सकता हूँ क्या आगे? वेरी गुड सर, फिर से एक समय आएगा जब आपकी चीजें रुक जाएंगी 273 पे आके, और फिर से बढ़ने, फिर से क्या होगा, थोड़ी देर बाद स्टीम बन जाएगा तो फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा। और आप तो जानते ही हो कि सर ये तो इनफाइनाइट तक हो सकता है। बताओ आया कि नहीं आया? अब आप समझें कि सर आपने ग्राफ भी बना दिया, आपने एक्सप्रेशन भी लिख दी, पर ये सब करना क्या चाह रहे हो? ध्यान से देखो, इस ग्राफ का स्लोप बताओ क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो अब मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। कोई भी ग्राफ का जो y एक्सिस पे लिखा है और जो x एक्सिस पे लिखा है, y पे क्या लिखा है यहाँ पे, टेम्परेचर या टाइम? टेम्परेचर। x पे क्या लिखा है यहाँ पे, टाइम। अगर आपको इस ग्राफ का स्लोप बताना है कि इसका ग्राफ का स्लोप क्या शो करेगा, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ y, मतलब y पे जो भी लिखा है वो लिखो, डिवाइड करके जो x पे लिखा है वो लिखो, और चेंज लगा दो, मतलब डेल्टा लगा दो या d लगा दो। ध्यान से देखो, ये ही इस ग्राफ का स्लोप है। ध्यान समझना, अगर कोई आपको ये दे दे तो आप इस ग्राफ का स्लोप बता सकते हो। कैसे सर? डिवाइड कर देना, मान लो ये 500 था और ये 10 था, तो 500 पॉन 10 50 इज द स्लोप। कौन सी बड़ी बात हो गई यार? सही है सही है, उल्टा फुल्टा उल्टा फुल्टा। कोई आपको इसका स्लोप दे दे तो क्या आप ये बता सकते हो? मतलब कोई आपको ग्राफ ही दे दे और उससे स्लोप ही दे दे उसका, तो क्या आप ये बता सकते हो? नाउ कंपेयर दिस। इतनी मेहनत मैंने क्यों करी? वो इसलिए, ध्यान से देखो, ये स्लोप है और ये देखो फील आना चाहिए कि सेम ही है। दैट मीन्स टेम्परेचर टाइम का स्लोप, टेम्परेचर टाइम ग्राफ का स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ms के।
1/ms की, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो मतलब यही होगा ना ms के। अगर मैं बोलूँगा इसका स्लोप, तो ये तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना 1/ms के। तो अगर कोई कहे स्लोप किसके प्रोपोर्शनल है, 1/ms के, लेकिन मेरे को मतलब है ms से, तो ms से कैसा प्रोपोर्शनलिटी है, इन्वर्सली के डायरेक्टली? इन्वर्सली। मतलब अगर किसी का ms ज़्यादा तो उसका स्लोप कम, अगर किसी का स्लोप ज़्यादा तो उसका ms। बता आया कि नहीं आया? आया तेरे को समझ? पक्का? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी समझ में आया तेरे को सबको? ठीक है, आप पहले से नोट कर लो सब कुछ बढ़िया से, फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ कि आपको इसके क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्या क्या वैरायटी आ सकती है। नोट कर लो बेटा एक बार। बहुत बढ़िया बेटा। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ थ्योरी वाला। अब थ्योरी वाला थोड़ा सा सोचो, लॉजिकल सोच के समझ के फिर आंसर देना, ठीक है? मैंने एक ग्राफ बनाया और मैंने वाटर का ही बनाया। ये इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से, फिर ये फेज चेंज, फिर ये टेम्परेचर राइज, फिर ये फेज चेंज, फिर ये ऐसे। मैंने कहा कि मान लो यहाँ θ3 है, यहाँ θ2 है और यहाँ θ1 है। बताओ θ1 और θ2 में कौन बड़ा? ऑफ कोर्स ये आइस वाला सिस्टम होगा, मतलब यहाँ पे आइस रही होगी, यहाँ वाटर रहा होगा और यहाँ स्टीम रही होगी। बताइए, आइस, वाटर और स्टीम में, मतलब इसमें θ1 और θ2 में बताओ बस कौन बड़ा है कौन छोटा है? बताओ बताओ बताओ। हाँ, हीट कांस्टेंट दे रहे हैं, ये टेम्परेचर टाइम का ग्राफ है बेटा। क्या θ1 θ2 बराबर है? लेट्स सी। मुझे एक बात बताओ, θ1 θ2 बराबर है या नहीं, इसको चेक करने के लिए मेरे को क्या करना होगा मैं बताता हूँ। इसका θ1 का tan ले लो, मतलब tan θ1 विच इज इक्वल टू स्लोप। सही कह रहा हूँ ना? एंड स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ms, है ना? अब सोच के बता सर, ये तो यही आइस है यही वाटर है, तो मास तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या वाटर का और आइस का एस भी कांस्टेंट होता है क्या? ध्यान से देख, वाटर का एस ज़्यादा कि आइस का ज़्यादा? वाटर का 1 होता है एस और आइस का हाफ होता है, तो सर वाटर का एस ज़्यादा। अगर वाटर का एस ज़्यादा तो वाटर का स्लोप, अभी दस देखना, प्रोपोर्शनलिटी सोच रहा है भाई, जेई का पेपर है भाई। एस ज़्यादा तो स्लोप कम, तो वाटर का एस ज़्यादा होता है क्या आइस का? वाटर का एस ज़्यादा, वाटर का एस ज़्यादा तो स्लोप कम, तो स्लोप कम तो tan थीटा की वैल्यू कम, tan थीटा की वैल्यू कम मतलब θ1 की वैल्यू कम। θ1 छोटा है θ2 से। हाँ तो आप ना, मैं आपसे क्या पूछ रहा था? मैं स्लोप पूछ रहा था, मैं θ1 θ2 पूछ रहा था। आप शायद भूल गए कि आप जो डाउट पूछ रहे हो आप कन्वर्जन के बारे में पूछ रहे हो। अबे कन्वर्जन तो इससे पता चलेगा ना, इनसे तो टेम्परेचर राइज पता चलता है। ये बोल रही है कि जितनी देर में आइस से वाटर बनेगा कि उतनी देर में वाटर से स्टीम बन जाएगा क्या? ऐसा कुछ तो पूछ रहे थे ना आप। मगर ऐसा कुछ तो हम तब देखेंगे जब हम लेटेंट हीट के बारे में बात करें। अभी तो हम टेम्परेचर रेज के बारे में सोच रहे थे। स्लोप्स तो टेम्परेचर रेजेस पे आता है, ये लेटेंट हीट का तो डिस्कशन ही नहीं किया अभी हमने। क्या बोलता बेटा, समझ पाया? पक्का? चल तो दोबारा से बता, θ2 बड़ा कि θ3? चलो अब की बार ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा समझ गए होंगे ना सब लोग? बताओ θ2 बड़ा कि θ3? कैसे? θ3 बड़ा होगा। कैसे सर? θ3 मतलब स्टीम, और स्टीम का एस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्लोप। स्टीम का एस कम तो स्लोप ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा तो थीटा भी ज़्यादा, तो मतलब θt बड़ा है θ2 से। सही है ना? अच्छा, तो जो आंसर होगा बेटा, जो आपके जेई में आया होगा, देखें कैसे लिखना होगा। θ1 इज इक्वल टू θ3। क्यों सर क्यों? अरे मास भी सेम है, एस भी सेम है, बट दिस शुड बी ग्रेटर देन θ2। अभी बताओ आया कि नहीं आया? परफेक्ट परफेक्ट। और ये सब इसलिए बता पाया मैं जल्दी जल्दी क्योंकि मास सेम था, है ना, स्लोप वगैरह करके। चलो एक और बात, अभी रुक जाओ बेटा, एक और बात देखते हैं। इधर देखो फटाफट। अब ना कन्वर्जन्स के बारे में बात करते हैं, मतलब वो लेटेंट हीट वाले में बात करते हैं। देख आपने अभी बताया था Q इज इक्वल टू ml, इससे पता चलता है ना कन्वर्जन्स का तो चक्कर, इससे पता चलता है। चल ध्यान लगा बेटा, अगर मैं डिफरेंशियल कर दूं फिर से, dq ओवर dt इज इक्वल टू, क्या m तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, l भी कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा,
तो अंदर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ध्यान दे, ध्यान दे सर, इस हिसाब से तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो इधर का अगर आप डिफरेंशियल करोगे तो 0। भाई एम आर एल तो कांस्टेंट है ना, बता आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? अच्छा भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने ये नोट कर लिया था ना? आपने वो नोट कर लिया था, ग्राफ और ये थीटा वगैरह? ठीक है फिर, अच्छा भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या करें सर? तो ये इससे पता ही नहीं चलेगा, आप गलत तरीके से अप्लाई करना चाह रहे हो। तो कहना क्या चाहते हो सर, बताता हूँ। आप इस बात को समझना, क्या कितनी अगर 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 डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, डी टी इधर उछाल दे, तो क्या डी क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब कॉन्स्टेंट को अगर मैं के ले लें, क्या डी टी, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, डी क्यू इज प्रोपोर्शनल टू डी टी? मतलब क्या चेंज इन हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब क्या चेंज इन हीट, चंदना सुनो, मतलब क्या चेंज इन हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टाइम? मतलब कि जितनी अगर ज़्यादा हीट आएगी, क्या उतना ही टाइम भी ज़्यादा लगेगा? तो सही बात है यार, इसमें इतनी एक्सप्रेशन की भी ज़रूरत नहीं थी। जब मैं सेम रेट पे हीट सप्लाई कर रहा हूँ तो सही बात है, अगर आप ज़्यादा हीट चाहते हो तो ज़्यादा देर तक गैस जलाओ, तो होता ही है। कौन सी बड़ी बात हो गई? ये बात समझते हो क्या? दोबारा से देखो, अच्छा आगे देखो सर, क्या ये Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ml के? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये तो इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू ml, है ना, है ना, है ना? क्या इन दोनों की मदद से आप ये नहीं कह सकते, क्या इन दोनों की मदद से आप ये नहीं कह सकते कि टाइम प्रोपोर्शनल है ml के? अबे ये इसके प्रोपोर्शनल और ये इसके प्रोपोर्शनल, तो ये भी तो इसके प्रोपोर्शनल होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं आपके बराबर, आप उसके बराबर, तो वो भी तो मेरे बराबर ही होगा, कोई बड़ी बात तो नहीं है। समझ में आया ना बच्चे? तो देख, क्या टाइम प्रोपोर्शनल है ml के? मैं तो कहता हूँ तुझे एक्सप्रेशन सही समझ में आ रहे, तुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुझे समझना ही क्यों है? तो ये फील नहीं आती क्या, जितनी देर तक, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी देर तक गैस जलानी पड़ेगी? इसमें सोच क्या रहे हो? 1 लीटर पानी है और उसे स्टीम बदलना है, 2 लीटर पानी है तो उसे स्टीम बदलना है, तो 2 लीटर वाले को ज़्यादा गैस या ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्या? इसमें इक्वेशन ही क्यों समझनी है, डायरेक्ट ही समझ लो। पता फील आया कि नहीं आया? अच्छा, एल ज़्यादा तो टाइम ज़्यादा, ये समझ लो, ये देख लो। क्या सर, किसी का अगर लेटेंट हीट ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा हीट चाहिए होगी, और ज़्यादा हीट चाहिए होगी तो मतलब क्या ज़्यादा टाइम में सप्लाई होगी, क्योंकि रेट तो सेम था। बता समझ में आया क्या? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये इंपॉर्टेंट है। टाइम जो आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है एम और एल के। अब मुझे सोच के बताना कि अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था, अगर मैंने ये ग्राफ वाला क्वेश्चन दिया था और अगर मैंने आपसे पूछ लिया होता कि बताओ ये लेंथ ज़्यादा है कि ये लेंथ ज़्यादा है, बताओ क्या ये एल, ये वाली लेंथ ज़्यादा है, L1 क्या बोलूँ इसको, कहता हूँ ये टाइम है ना बेसिकली, तो मैं इसे बोल देता हूँ T1 और इसे बोल देता हूँ T2। T1 ज़्यादा है कि T2 ज़्यादा? क्यों? क्योंकि स्टीम की लेटेंट हीट 540 होती है और इसकी तो 80 होती है, और लेटेंट हीट कम तो टाइम कम, लेटेंट हीट ज़्यादा तो टाइम ज़्यादा, मास सेम था। और अगर मास भी होता तो फिर तो एमएस के प्रोपोर्शनलिटी है ही, हम देख लेते तब की तब। बताओ बात समझते हो कि नहीं समझते? पक्का पक्का? चलिए, आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा बेटा। बस क्वेश्चंस रह गए हैं इसके, अभी क्वेश्चंस करते हैं, और ये लास्ट 2 या 3 क्वेश्चंस होंगे इसके लास्ट, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके चलो देखते हैं। ओके सो आई होप सो यहाँ सबने कर लिया होगा, ऑनलाइन में भी बेटा, यहाँ पे भी सबने कर लिया है। लेट्स सी क्या करना था क्या नहीं। देखिए वही कह रहा है कि एस ऑफ सॉलिड विद एस ऑफ लिक्विड निकालना है, और ये आपको कॉमन सेंस से पता ही चल रहा होगा कि ये एस ऑफ लिक्विड यहाँ से लिक्विड का निकलेगा, यहाँ से सॉलिड का निकलेगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सर जो एस होता है यानी कि स्पेसिफिक हीट, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्लोप के, है ना? क्या मैं ऐसे नहीं लिखूंगा सर एस ऑफ सॉलिड प्रोपोर्शनल टू, S of solids proportional to 1 upon m and no 1 upon slope of solid। अरे S मतलब स्पेसिफिक हीट, स्लोप नहीं। स्लोप के लिए मैं पूरा स्लोप लिख तो रहा हूँ, आया कि नहीं आया? अच्छा, मास तो सेम है दोनों का, एक ही बॉडी है, मास तो सेम है। अच्छा, डिवाइडेड बाय S ऑफ लिक्विड, मतलब यही शुड प्रोपोर्शनल टू इनवर्स। अब इसका इनवर्स मतलब ऊपर, इतना कॉमन सेंस है हमारे में कि इसका इनवर्स मतलब ऊपर, तो ऊपर क्या, स्लोप ऑफ
लिक्विड। अच्छा, यही निकालना है। तो सर अगर यहाँ पे मैं मास और यहाँ पे मास लिख भी देता तो मास से मास कटना ही था, इसलिए मैंने लिखा। बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज कि ये इसका आंसर निकालने के लिए आपको ऊपर लिखना है स्लोप ऑफ लिक्विड। स्लोप ऑफ लिक्विड, लिक्विड कहाँ है ये, और इसका स्लोप क्या होगा 10, और एंगल कितना है 37, तो क्या 1037, तो ऊपर लिखना भाई 1037 और नीचे लिखना है 1053, और 1037 की वैल्यू होती है 3/4 और 53 की वैल्यू होती है 4/3। सो आंसर मस्ट बी 9/16। आंसर मस्ट बी 9/16। देखो आया था क्या, आया था क्या ऑनलाइन बेटा सबका? बहुत अच्छे, आ गया था बेटा, चलो बहुत अच्छे, बढ़े आगे, बढ़े आगे। देखो कॉपी वॉपी करो तो करो, वरना फिर बढ़ते हैं आगे। अच्छा सर अब क्या, अब नीचे वाले का देखते हैं, इसे हटा देते हैं, ये तो वही क्या था। अब नीचे वाले का देखते हैं। नीचे वाले में क्या है, एस ऑफ मेल्टिंग और एल ऑफ मेल्टिंग विद एल ऑफ एवेपोरेशन। मेल्टिंग ये वाला होगा, एवेपोरेशन ये वाला होगा। अब ये तो बहुत आसान है, कैसे सर, टाइम जो है वो प्रोपोर्शनली होता है एल के और एम के, है ना। तो अगर देखो एल ऑफ मेल्टिंग यानी कि ये मेल्टिंग ले ले, तो क्या टाइम भी मेल्टिंग वाला डिवाइडेड बाय एम। एल ऑफ इवेपोरेशन, तो क्या टाइम भी इवेपोरेशन वाला, एम से तो एम कट गया, ये तेरे को निकालना ही था। तो टाइम ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग ये वाला है, ये है ना टाइम ऑफ मेल्टिंग। 4 से 10 क्या गैप कितना, 6। टाइम ऑफ इवेपोरेशन, ये 20 यानी कितना 10, तो इट्स लाइक 3/5 आंसर। बताओ आया कि नहीं आया? ईजी सा है बेटा, 4 नंबर दिलाएगा, 4 नंबर का ही आएगा ना भाई, चाहे इजी हो चाहे टफ हो। तो इजी वाले तो सबसे पहले करने होते हैं फिर। हाँ, और प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, PYQ में मिल जाएंगे आपको, क्यों नहीं आएंगे भाई। इजी का मतलब ये नहीं कि नहीं आएंगे, ये कोई बात थोड़ी हुई। वैसे भी लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक चैप्टर का तो आता ही आता है एग्जाम में। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, कुछ गलत होती है वो मैकेनिक्स में, जो भी आपको टफ सा लग रहा है और गलत वो मैकेनिक्स में ज़्यादा होती है, इनमें नहीं होती। आसान आसान वाले चैप्टर्स हैं, हर किसी सब्जेक्ट में इजी वाली तो चीज़ें होंगी ही। हीट वाले चैप्टर इजी है फिजिक्स में, इसमें कुछ गलत नहीं होएगा, इजी लगेगा, जल्दी हो जाएगा। फिजिक्स में हीट वाला टॉपिक इजी है। ड्यूअल नेचर 12th क्लास का ड्यूअल नेचर, मॉडर्न फिजिक्स, वो वाले चैप्टर्स इजी हैं, उनके टफ से टफ क्वेश्चंस भी इजी ही लगेंगे आपको, और आएंगे ज़रूर, ऐसा नहीं हो सकता कि ना आए। एक उधर से मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर भी इजी है, वो लगता है बच्चों को टफ, पता नहीं, मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इजी की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उससे डेफिनेटली क्वेश्चन आने 2 या 3, 2 आ जाते हैं क्वेश्चन उससे। एक तो आएगा ही आएगा, खैर ये तो सोचना ही नहीं, मगर 2 भी आ सकते हैं कभी कभी। मेंस की बात कर रहा हूँ मैं 25 में से। अरे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं उसमें, वो बहुत लेंदी सा चैप्टर है, बहुत डीप सा चैप्टर है, एक बार पढ़ते ही खत्म, एक बार पढ़ते ही ढंग से, स्टेप बाय स्टेप, स्किप नहीं करना बस कुछ, तो एक बार में खत्म। और ये तो कहीं से भी कुछ भी कर लो, ये तो बहुत आसान चैप्टर है। चले फिर आगे बढ़े आगे, चले फिर एक और बेटा ट्राई करो फटाफट, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, करो फटाफट। ओके क्लास, आई होप सो सबका हो गया होगा ऑनलाइन में, यहाँ पे बच्चों का हो चुका है। चल ट्राई करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि एस ए और एस बी बताना है। यार अब तो अपने को पता है जो एस ए है मतलब स्पेसिफिक हीट, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। अब तो हम डायरेक्ट लिखेंगे सर क्या, सर एस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में लिखना जो भी, क्या स्लोप ना, 1 मिनट, क्या अब की बार मास भी अलग अलग है? अरे क्या अब की बार मास अलग अलग है ना भाई, तो इस बार सिर्फ एस की बारी नहीं है, इस बार याद करो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम एस। तो यहाँ सिर्फ आप एस ए मत लिखो, यहाँ ऐसे लिखो MASA इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। और भाई स्लोप ऑफ ए कहाँ है ये, और इसका स्लोप ये है ना स्लोप। अच्छा सर स्लोप कैसे निकलेगा? सर स्लोप निकलता परपेंडिकुलर, दैट इज 200, बेस दैट इज 6, सही है ना। तो देख 200/6 को क्या मैं ऊपर लिख लूँ, है ना। और SMA मतलब क्या 2m लिख लूँ, तो यहाँ पे मैं 2m लिख देता हूँ। बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का। चल फिर और आगे बढ़ते हैं, कलर बदल देते हैं। अच्छा अपॉन में, सर अपॉन में क्या, सर अपॉन में MB क्या है सर M, और SB क्या है SB, तो बताना ही है, सही तो है। तो इसके आएगा ऊपर,
ऊपर की जो स्लोप आएगा उसके अंदर देखें बेटा टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी का 10 परपेंडिकुलर कितना 100, बेस कितना 10, तो परपेंडिकुलर कितना 100, बेस कितना 10। सही लिखा हूँ क्या? देखो कैलकुलेशन देख लेना एक बार, मेरे ख्याल से ये 2 0 इसके 2 0 को खा जाएगा, और ये 20 यानी कि ये, और ये m को खा जाएगा, ये 2 से ये 3/20। ये आया था क्या? देखो कैलकुलेशन देख लो बस एक बार, क्या हुआ, सब ठीक है, कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं हुई? कितना आया था? आपकी मेरी दोनों का 3/10 आ रहा है क्या? तुमने मास गड़बड़ ले ली क्या? देखो 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 कैलकुलेशन चेक करो, नहीं तो मैं दोबारा कर लेता हूँ। दोबारा करें क्या? चलो दोबारा एक बार कर लेते हैं, ज़्यादा कहना, ज़्यादा इससे ज़्यादा भावना में बह गए, ज़्यादा आदत शॉर्टकट मार गया ज़्यादा। चलिए MA 2M SA ठीक है, अपॉन में MBM SB ठीक है, इज इक्वल टू अपॉन में लिखना है स्लोप ऑफ A, स्लोप ऑफ A परपेंडिकुलर कितना, A का स्लोप 200, बेस कितना 6, तो इट्स लाइक 200/6। अब तो ठीक है। अच्छा ऊपर की तरफ आएगा क्या आएगा 100/10, तो ऊपर की तरफ आएगा 100/10। अब तो ठीक होना चाहिए सर, ये आ जाएगा 600/2000, और इधर से 2SA/SB, 2 से 2 गया तो आया 300, 2 0 से 2 0 गया, 3/20 ही आ रहा है भाई, पहले से ही 3/20 आ रहा है। चलिए आई होप सो सबका हो गया होगा, हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। LA और LB क्या है भाई? LA और LB क्या टाइम डिपेंडेंट होता है ये तो, लेकिन याद रखो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू L नहीं, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू ML। तो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू ML, तो ये तो बहुत आसान है सर। कैसे सर? TA A का TA यहाँ से लेके यहाँ तक 6 और ये 12 क्या 6? अरे नहीं आएगा समझ? आया। इसका टाइम है 6 A का, शुड इक्वल टू MA MA कितना है 2M, और LA डिवाइडेड बाय MB यानी कि M और LB। अच्छा इधर कितना आना चाहिए? टाइम का गैप B का टाइम का गैप यहाँ से यहाँ तक 2 सही है ना? तो इट्स लाइक 3 M से M गया तो 3/2, 3:2 या 3/2 इज द आंसर। गॉट इट। चलिए आई होप सो सबका हो गया होगा बेटा, बढ़े फिर आगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, पॉज कर लो बेटा स्क्रीन पे, आप लोग होमवर्क में कर लेना, सबके पास नोट्स होंगे, अगर स्क्रीन पॉज करके दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो नोट्स में से सॉल्व कर लेना, ये आपका होमवर्क है, कर लेना है, हो जाएगा सेम ही ऑलमोस्ट, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म। सो आपका चैप्टर पूरा हो गया, कैलोरीमेट्री का चैप्टर है, पूरा खत्म हो गया है। अभी मैंने आपसे कहा था कि हीट के अंदर 4 टॉपिक है, पहला टॉपिक पूरा हुआ है कैलोरीमेट्री। अब हीट ट्रांसफर कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक हीट ट्रांसफर बचा है, फिर केटीजी और फिर थर्मोडायनेमिक्स, इससे हीट का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।